तो क्या ईरान इजराइल जंग में अब अमेरिका भी सीधे कूद सकता है? यह बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में कुछ बयान दिए हैं जिसमें ईरान को सीधे सीधे चेतावनी और इजराइल को खुला समर्थन दिखाई दे रहा है। ट्रंप कनाडा में चल रही G7 समिट को भी पहले छोड़कर चले गए। ये रिपोर्ट देखते हैं। ईरान को ट्रंप की चेतावनी, क्या जंग में कूदेगा अमेरिका? ईरान के लिए क्या है ट्रंप का प्लान? 13 जून को शुरू हुआ युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल की ताकत के बीच ईरान पलटवार कर रहा है। चिंता बढ़ती जा रही है कि कहीं इस जंग की चपेट में दूसरे देश न आ जाएं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। G7 में पहुंचे ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के साथ कुछ बड़ा होगा। I've spoken to everybody. What will you say? Israel is doing very well, as you probably noticed, and I gave Iran 60 days, and they said no. And the 61st, you saw what happened. Day 61. So I'm in constant touch, and as I've been saying, I think a deal will be signed or something will happen, but a deal. ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. ट्रंप कनाडा में पहुंचे थे G7 में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन वो पहले ही निकल गए। ट्रंप ने इस बारे में भी नाराजगी जताई कि ईरान ने उनके साथ परमाणु सौदे पर हस्ताक्षर नहीं किए। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि वो इजराइल के साथ हैं। We've always supported Israel. We have for a long period of time, strongly, and Israel's doing very well right now. जब इजराइल ने 13 जून को पहला हमला किया था, तब ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका इसमें कहीं नहीं है। लेकिन हर दिन के साथ ट्रंप के बयान बदले हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट पर तेहरान को खाली कर देने की बात लिखी। ट्रंप ने लिखा कि सीधी बात है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मैंने बार बार कहा है कि सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। यानी ट्रंप एक ऐसे शहर को खाली करने को कह रहे हैं जिसकी आबादी करीब 1 करोड़ है, जो पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े शहरों में एक है। हालांकि इजरायली हमलों में इस शहर के कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। लोग सुरक्षित जगहों पर जा भी रहे हैं। इस बीच ट्रंप के बयानों ने कई सवालों को खड़ा कर दिया है। सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या अगले कुछ दिनों में अमेरिका कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो सबके मन में यही सवाल है कि ईरान इजराइल युद्ध अगर आगे बढ़ा, संघर्ष और ज्यादा कड़ा हुआ तो क्या होगा? कितनी तबाही होगी? क्या परमाणु हमले होंगे? दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसे हम समझने की अब कोशिश करते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर संघर्ष बढ़ा तो क्या क्या हो सकता है दोनों देशों के बीच। तो बढ़ता टकराव अगर बढ़ता है तो स्थिति नंबर 1 क्या हो सकती है? ईरान के फर्दो में इजराइल का दूसरा हमला हो सकता है। ये एक सिचुएशन हो सकता है अगर ये संघर्ष बढ़ता है। बढ़ता टकराव। स्थिति नंबर 2, ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा तो ईरान का तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हो सकता है। ये एक सिचुएशन है। दोनों देश अगर अपना टकराव बढ़ाते हैं, संघर्ष बढ़ाते हैं, तो ये एक सिचुएशन हो सकती है, टकराव की स्थिति हो सकती है। बढ़ता टकराव। स्थिति नंबर 3, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह अपना पूरा मोर्चा खोल सकता है जिससे कहीं ज्यादा तबाही होगी। तो ये एक स्थिति भी बन सकती है और ईरान इजराइल युद्ध में ये स्थिति नंबर 3 है। नंबर 4 पर क्या हो सकता है? इजराइल सीरिया के दमिश्क में IRGC अड्डों पर बमबारी कर सकता है। तो ये एक सिचुएशन बन सकता है। जैसे जैसे एस्केलेशन होगा तो ये नौबत भी आ सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। टकराव नंबर 5 की स्थिति में क्या होगा? हॉर्मुज में ईरानी रडार को US नौसेना ने नाकाम किया। ये अगर नौसेना, अमेरिकी नौसेना आती है, मोर्चा संभालती है, तो ये सिचुएशन, ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। ये टकराव नंबर 5 की स्थिति हो सकती है। नंबर 6 स्थिति क्या? UAE और इराक में ईरान का अमरीकी
अड्डों पर हमला हो सकता है। तो ये अगर संघर्ष बढ़ता है तो यूएई और ईरान में जो अमेरिकी अड्डे हैं, अमेरिकी बेसेस हैं, अमेरिकन बेसेस हैं, उस पर हमला ईरान का हो सकता है। अगली स्थिति क्या होगी? सऊदी और अमीराती रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाएंगे, यानी कि इस पूरे रीजन में सऊदी और अमीराती रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और संघर्ष और तेज होगा। स्थिति नंबर 8, इजराइल का ईरानी जो मिसाइल सिलॉस पर F-35 विमानों से हमला हो सकता है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है और ज़्यादा भीषण संघर्ष होता है तो इजराइल का ईरानी मिसाइल सिलॉस पर F-35 विमानों से हमला हो सकता है। नंबर 9, हॉर्मुज की खाड़ी में चीन अपने जहाज उतार सकता है, तो चीन भी आ सकता है ऐसी स्थिति में अगर ईरान इजराइल युद्ध और ज़्यादा आगे बढ़ा और कड़े संघर्ष की स्थिति आती है तो चीन भी हॉर्मुज की खाड़ी में अपने जहाज उतार सकता है। टकराव की स्थिति नंबर 10, बाहरी दखल बढ़ा तो रूस का रोल भी इसमें देखा जा सकता है। बाहरी दखल बढ़ा तो रूस नेटो को चेतावनी दे सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। अगली कार्रवाई अगर होगी, यानी कि स्थिति नंबर 11, इजरायली हवाई अड्डों पर ईरानी ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दे। इजरायली हवाई अड्डों पर ईरान ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दे, ऐसा भी हो सकता है। इससे कहीं ज़्यादा अंदरूनी इलाकों में तबाही भी हो सकती है। स्थिति नंबर 12, ईरानी नेतृत्व पर इजराइल बिल्कुल जानलेवा हमला कर दे, यानी ईरानी नेतृत्व यानी कि लीडरशिप पर अगर इजराइल जानलेवा हमला करेगा तो और ज़्यादा हालात बिगड़ सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है, इसलिए अमेरिका कह रहा है कि मध्यस्थता करे और एक बार शांति बहाली की बात करे, लेकिन ये वो एक तरह से अंदाज़ा है, इस तरह के सिचुएशंस हैं। अगर यहाँ पर हालात ख़राब हुए तो क्या क्या हो सकता है। बढ़ता टकराव, स्थिति नंबर 13, ईरान राष्ट्रीय युद्ध घोषित करे और हॉर्मुज खाड़ी बंद कर दे, यानी कि ये पूरी खाड़ी ईरान बंद कर दे और राष्ट्रीय युद्ध यानी कि नेशनल वॉर डिक्लेयर कर दे। अभी संघर्ष इसे कहा जा रहा है, लेकिन अगर नेशनल वॉर इसे ईरान डिक्लेयर करता है तो वो हॉर्मुज की खाड़ी बंद कर सकता है, जिससे और ज़्यादा हालात इस इलाके में ख़राब हो सकते हैं। 14वीं स्थिति, माफ कीजिएगा, अमेरिकी विमान वाहक पोतों से हवाई हमले करे। अमेरिका जो है अपने सबमरीन से, अपने विमान वाहक पोतों से हवाई हमले करे ईरान पर, तो अमेरिका का रोल इसमें बढ़ सकता है। ये एक ऐसी स्थिति बन सकती है। 15वीं स्थिति यानी कि 15th सिचुएशन क्या होगा? सैमसन डॉक्ट्रिन के तहत इजराइल एटमी विकल्पों का संकेत दे, यानी कि ये एक स्थिति बन सकती है अगर ये टकराव और ज़्यादा बढ़ता। टकराव नंबर 16, ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है, यानी कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान इजराइल की तरफ भेज सकता है। तो ये ऐसे सिचुएशंस हैं, अगर संघर्ष बढ़ता है, युद्ध बढ़ता है तो हालात और तनावपूर्ण हो सकते हैं। वहीं कुछ और स्थितियां भी हैं। रूस सीरिया में एटमी रणनीतिक हथियारों को तैनात कर सकता है। इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों पर हल्की एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान टेल अवीव में प्रॉक्सी की मार्फत डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल भी कर सकता है और संयुक्त राष्ट्र आपदा का अलर्ट जारी कर सकता है अगर स्थिति और बिगड़ती है, और ग्लोबल बाजार पर इसका असर दिखाई दे सकता है। ग्लोबल बाजार क्रैश कर सकते हैं। तो ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि एक अंदाज़ा लगा रहे कि अगर हालात बिगड़ते हैं इस इलाके में तो क्या क्या असर दिखाई दे सकता है। लेकिन ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि इन हालातों को देखकर आप इस वक्त डर जाए, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है, 20 ऐसे सिचुएशन हैं जो आपको बता सकते हैं कि हालात बिगड़े तो अब क्या क्या हो सकता है। अब आपको दिखाते हैं जो ऐसी तस्वीरें जो आई हैं 5 दिनों की, जैसे संघर्ष बढ़ता जा रहा है, तो 5 ऐसी तस्वीरें अब जो हम दिखा सकते हैं आपको। ईरानी एयर डिफेंस इजरायली मिसाइलों पर हमला, ये देखिए ईरानी एयर डिफेंस का इजरायली मिसाइलों पर हमला, ये एक तस्वीरें हैं पिछले 5 दिनों की। पिछले 5 दिन से ये संघर्ष, ये युद्ध चल रहा है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से ईरानी एयर डिफेंस ने इजरायली मिसाइल्स पर हमला किया है।
अगली तस्वीर अब आप देखते हैं। तेहरान पर ड्रोन अटैक, आसमान में इजरायली ड्रोन। ये तेहरान के आसमान में इजरायली ड्रोन की तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसको मार्क किया गया है, तो तेहरान के आसमान पर इजरायली ड्रोन की तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना संघर्ष बढ़ चुका है, युद्ध जैसे हालात हैं, युद्ध और वहाँ पर जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, वो इससे सह रहे हैं। ईरान की मिसाइल गिरी, अगली तस्वीर में हम देख सकते हैं ईरान की मिसाइल गिरी और उत्तरी इजराइल की तस्वीरें हैं। उत्तरी इजराइल की तस्वीरें हैं जहां पर ईरान की तरफ से मिसाइल भेजा गया और ये जलता हुआ जो आप देख रहे हैं गुबार, ये ईरान की मिसाइल है। तो इस भीषण जंग को शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं। आपको इस दौरान 5 बड़े घटनाक्रम भी हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर पिछले 5 दिनों में क्या क्या हुआ है। ये जंग 5 दिनों से जारी है। सबसे पहला 13 जून जो पहला दिन था, 200 विमानों से इजराइल का ईरान पर हमला हुआ। ये पहले दिन की स्थिति रही और ईरान के सैन्य अधिकारी, वैज्ञानिक टारगेट पर रहे। ईरान ने ड्रोन मिसाइलों से किया पलटवार। तो ये वो स्थिति रही जब पहले दिन इजराइल ने हमला किया। फिर 14 जून की बात करते हैं, दूसरा दिन था ये। ईरान के ऑयल डिपो, रिफाइनरीज, एयरपोर्ट पर निशाना बनाया गया। तो ये जंग के 5 दिन की दूसरे दिन की तस्वीर है। टेल अवीव तक ईरान की बमबारी देखी गई। तो दूसरे दिन ये संघर्ष एक तरह से ईरान का पलटवार रहा। और तीसरे दिन क्या रहा? तेहरान समेत दूसरे ईरानी शहरों पर हमले हुए। तो फिर इजराइल ने ईरान पर हमला किया और तेहरान के अलावा दूसरे शहरों को टारगेट किया। इजराइल के हाइफा शहर पर भी ईरान ने बड़ा हमला किया। 16 जून जो कि चौथा दिन था इस संघर्ष का, ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया गया। चौथा दिन था ये और ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया गया। ईरान का दावा कि एक और F-35 गिराया। तो ये ईरान का दावा रहा कि एक और F-35 गिराया। तो चौथे दिन की तस्वीर कुछ इस तरह से रही। तो 17 जून को क्या हुआ? 5वां दिन था। G7 देशों ने कहा हम इजराइल के साथ हैं। तो G7 देशों की जो समिट थी, जो कनाडा में चल रही थी, उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। ईरान के टॉप जनरल अली शादमानी की मौत की भी खबर आई 5वें दिन। तो ये तस्वीर अब और साफ हो जाती है कि 5 दिनों में संघर्ष लगातार वार और पलटवार से बढ़ रहा है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तो इस बीच कनाडा में दुनिया की 7 सबसे मजबूत आर्थिक शक्तियों का G7 सम्मेलन हो रहा है। इसके सारे सदस्य देशों ने इजराइल के समर्थन का संदेश दे दिया है। जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है। G7 का संदेश इजराइल के साथ खड़ा है और इजराइल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह साथ है। ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ये G7 समिट से संदेश आ रहा है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। तो G7 समिट से ये संदेश साफ निकल कर आ रहा है। तो स्टेटमेंट में इजराइल का खुला समर्थन किया गया है। साथ ही क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की भी बात कही गई है। और अब एक और बड़ी खबर, बढ़ते हैं आगे। अगली बड़ी खबर है ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का अत्याधुनिक फाइटर जेट F-35B 2 दिन बाद भी उड़ान नहीं भर पाया है। दुनिया का सबसे महंगा विमान शनिवार रात से केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा है। बताया जा रहा है कि खराब मौसम और ईंधन की कमी की वजह से केरल में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। हाइड्रोलिक खराबी के कारण विमान पिछले दिन घंटों उड़ान नहीं भर पाया। F-35B फाइटर जेट की जिस तरह आपात लैंडिंग हुई, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या ये वाकई ऐसी तकनीकी खराबी का मामला है जिसे 2 दिन में ठीक नहीं किया जा सकता? वहीं इस घटना पर भारतीय वायुसेना ने कहा है कि उसे इसकी पूरी जानकारी है और उसने फ्लाइट सुरक्षा कारणों से विमान को उतरने में मदद की। लेकिन ये कोई मामूली घटना नहीं है। दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट माना जाता है, सबसे अत्याधुनिक है, मॉडर्न है, इसकी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में मानी जाती है। लेकिन 2 दिन से उड़ान नहीं भर पा रहा है। F-35B आधुनिकतम लड़ाकू विमानों में से एक है। इसकी
कुछ खूबियां हम आपको बता रहे हैं। ब्रिटेन का ये विमान है, 2 दिन से केरल में इमरजेंसी लैंडिंग कर वहाँ खड़ा हुआ है। ये रडार की पकड़ में भी नहीं आता है। तो गौर करने वाली बात है कि युद्ध जैसी स्थिति में, संघर्ष जैसी स्थिति में रडार के पकड़ में ही नहीं आता। इतनी इसकी खूबसूरत टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें एक ऐसी खराबी आ गई है कि ये 2 दिन बाद भी उड़ान नहीं भर पा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है। इसे भारतीय वायुसेना की मदद से तिरुवनंतपुरम में उतारना पड़ा है और आप इस एयरक्राफ्ट की तस्वीर वहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। इंडियन एयरफोर्स ने सुरक्षा कारणों से विमान की मदद की है, इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और ये त्रिवेंद्रम में इस वक्त खड़ा हुआ है। ये विमान ब्रिटेन HMS वेल्स के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। इसने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लिया है। ये विमान अरब सागर में तैनात रहता है। फिलहाल 2 दिन से भारत में ही खड़ा है। राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ है, हमारे डिफेंस एडिटर। चलते सीधे राजीव रंजन के पास। राजीव, 2 दिन से विमान उड़ान नहीं भर पाया है, अभी क्या बताया जा रहा है? किस तरह की तकनीकी खराबी है इस मॉडर्न फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की? देखिए, वाकई में चिंता वाली बात है, खासतौर से अमेरिका के लिए, जहां ये जो विमान, लाखों विमान जो बना हुआ है, और ब्रिटेन रॉयल नेवी के लिए भी तकनीकी खराबी बताई जा रही है। तकनीकी खराबी क्या है इसका पता नहीं लग पाया। हाइड्रोलिक वजह हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि ये विमान 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। F-35B दुनिया का सबसे महंगा माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये जो भारतीय वायुसेना के जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो उसको बकायदा पकड़ ट्रैक कर लिया, यानी रडार स्टेल्थ होने के बावजूद उसको पकड़ लिया और इसको ट्रैक कर लिया। और फिलहाल स्थिति ये है कि भारतीय वायुसेना लगातार इसकी तकनीकी सहायता मुहैया कर, जो भी मदद हो चाह रही है। और साथ में आज मदद करने के लिए जो ब्रिटेन रॉयल नेवी का एक हेलीकॉप्टर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी रडार की पकड़ में नहीं आता है, लेकिन उड़ान भर नहीं पा रहा है। सवाल तो ये है, जानकार क्या कह रहे हैं? देखिए, जानकार ये कह रहे हैं कि जहाज में खराबी आ गई है, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई है, और यही वजह से कि भारतीय वायुसेना इसे हर तरह की तकनीकी मुहैया करा रही है, और कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इतने बेहतर जहाज में, दुनिया के सबसे बेहतर जहाज में प्रॉब्लम आना और उड़ नहीं पाना, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए, खासतौर बात करें तो। जी, शुक्रिया अपडेट के लिए आपका राजीव रंजन। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन NDTV इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी, आप कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं 5 की बात। अब खबर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई। मेघालय पुलिस ने आज क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। पुलिस जिन सवालों के जवाब तलाश रही है, उसके लिए आज की कार्रवाई अहम रही। चेरापूंजी में सोहना की इन खूबसूरत वादियों में आज हलचल रही। मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम राजा रघुवंशी मर्डर केस के 5 आरोपियों को लेकर पहुंची। वेई सावडोंग फॉल्स के पास आम दिनों में इतनी जमघट नहीं होती। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस के जवानों के अलावा SDRF की टीम भी मौजूद दिखी। ये है ग्राउंड जीरो, जहाँ पे की सेंसेशनल जो राजा रघुवंशी मर्डर केस हुआ था, उसका जो मर्डर हुआ था यहीं पे हुआ था। आप देख सकते हैं वहाँ पे अब क्राइम सीन रिक्रिएशन हो रहा है, जहाँ पे की जो आरोपी हैं, सभी आरोपी जो है सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और बाकी तीनों को वहाँ पे लाया गया है और उनके साथ पूछताछ की जा रही है। उनको पूछा जा रहा है कि कहाँ से फेंका था आपने, यहाँ पे कहाँ पे मारा था और इसके बाद आपने कहाँ पे बॉडी फेंकी थी। जो आप देख सकते हैं वहाँ पुलिस के बहुत सारे लोग हैं, मीडिया को इसके आगे जाने की इजाजत नहीं है। 23 मई को इसी जगह आरोपियों ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी। वारदात के दौरान 5 आरोपी राजा के साथ थे। SIT जवाब तलाश कर रही है कि उस दौरान क्या बातें हुई थी और किस तरह राजा को यहां लाने के लिए राजी किया गया था। मेघालय पुलिस राजा की पत्नी सोनम को ही मुख्य आरोपी मान रही है, लेकिन जांच का दायरा बड़ा है। खाकी अमला सभी पहलुओं पर नजर डाल रहा है, सभी एंगल से जांच कर रहा है। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया था। पूरी प्लानिंग के साथ हत्या के लिए सुनसान जगह का चुनाव किया गया। जिस पार्किंग लॉट के पास हत्या हुई वो 2 साल से बंद पड़ा था। सन्नाटे में आरोपियों ने राजा के ऊपर हमला किया। इस बीच राजा रघुवंशी की हत्या से पहले के नए वीडियो सामने आ रहे हैं।
इन तस्वीरों को देखिए, राजा और सोनम एक साथ ट्रैकिंग करते नजर आ रहे हैं। ये जो इलाका है, ये जो पार्किंग लॉट है, ये पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है और क्योंकि ये आइसोलेटेड इलाका है, इसलिए यहाँ पे उनको मौका मिल गया और यहाँ पे ही राजा के ऊपर प्रहार किया गया। तो ये जो क्राइम सीन रिक्रिएशन मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ पे अब ये कोशिश जारी है कि ये किस तरह से हुआ, जो उनके स्टेटमेंट्स दिए गए उनके साथ इसको मैच किया जा रहा है और सोनम रघुवंशी का क्या रोल था जो अटैक में राजा रघुवंशी के ऊपर, उसको भी यहाँ पे फिर से कोलैबोरेट किया जा रहा है क्योंकि कल कोर्ट में पेश करेंगे ये 5 जो अभियुक्त हैं उनको। और इसके पहले ये क्राइम सीन रिक्रिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे संवाददाता रतनदीप चौधरी ने इस मामले में और ज्यादा जानकारी दी है, सुन लेते हैं उन्होंने क्या अपडेट भेजा। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आज क्राइम सीन रिक्रिएशन हुआ, जहां पे कि आज जब 12 बजे के बाद पुलिस सोनम, राज कुशवाहा और बाकी जो एक्यूज हैं उनको जो क्राइम सीन के दिन जिन इलाकों से वो गए हैं उन इलाकों में वो लेके गए। सबसे पहले क्राइम सीन रिक्रिएशन शुरू हुआ माओलियाखियाट जो पार्किंग लॉट है, क्योंकि उस दिन 23 मई को जब सोनम और राजा 3000 स्टेप्स ट्रैक करके मालोखियाट पहुंचे तो उनके पीछे पीछे ये तीनों भी पहुंच चुके थे और इसके पहले जब रास्ते में इनकी मुलाकात हुई तभी इनके अंदर दोस्ती भी हो गई थी। तो क्योंकि वो इंदौर से ही थे तो मालोखियाट पहुंचने के बाद पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अभी जो हमें खबर मिली है कि क्राइम सीन रिक्रिएशन में उन्होंने कहा कि राजा को उन्होंने कहा था कि एक साथ वो डाउकी चल सकते हैं घूमने के लिए और राजा राजी भी हो गया था। और इसके बाद यहाँ पे वो पहुंचे जहाँ पे कि उन्होंने देखा कि जगह सुनसान है और इसका मौका का फ़ायदा उठाया। सोनम ने इंस्ट्रक्शन दिया कि राजा को हिट करो और इसी जगह पे राजा को हिट किया सबसे पहले विशाल ने और तब सोनम एकदम सामने थी। सोनम एकदम सामने थी और सोनम के सामने ही हिट किया और इसके बाद जैसे ही राजा ने वहाँ पे चिल्लाया और सोनम भी थोड़ी डर गई और वो वहाँ से दौड़ के भाग गई। मगर बाकी जो 2 लोग हैं आकाश और आनंद, उन्होंने बारी बारी से 2 बार प्रहार किया। तो ये एक नया जो फैक्ट निकल के आया है और इसके साथ साथ और एक बड़ी जो खबर निकल के आई है कि जो दाव या फिर मचेटी दो जिससे राजा को मारा गया था, जिससे राजा को मारा गया था, जो दाव था, तो अभी तक पुलिस को ये पता था कि सिर्फ एक दाव है। मगर आज जब क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ तब पुलिस को ये पता चला कि 2 दाव से प्रहार किया गया है। पहला दाव को रिकवर कर लिया गया है, पहला जो मर्डर वेपन को रिकवर कर लिया गया है, मगर दूसरा मर्डर वेपन को रिकवर करने के लिए भी ऑपरेशन चल रहा है। ये वो डीप गॉर्ज है, 450 फीट नीचे गिरा था राजा का शव और यहाँ से वो बरामद हुआ था। मगर सबसे बड़ी बात है कि 2 मर्डर वेपन थे, अब तक पुलिस को यही पता था कि एक है। तो इस तरह से क्राइम सीन रिक्रिएट करते हुए जिस समय ये अपराध किया गया था मई के 23 तारीख को, उसी समय अब क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया और इस क्राइम सीन रिक्रिएशन के माध्यम से मेघालय पुलिस ने पूरी जो सीक्वेंस है उसको फिर से कंस्ट्रक्ट किया है। मेघालय पुलिस ने फिर से दावा किया है कि आज भी क्राइम सीन रिक्रिएशन में 5 जो एक्यूज्ड हैं वो उन्होंने ये फिर से एक्सेप्ट किया कि उन्होंने जो 3 असाइलेंट है उन्होंने राजा को मारा और सोनम के इंस्ट्रक्शन में मारा और उन सबको इंदौर से बैठ के हैंडल कर रहा था राज कुशवाहा। वे साइडोंग फॉल्स के पार्किंग लॉट से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा में 23 साल की मॉडल शीतल की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। उसकी हत्या उसके दोस्त रहे सुनील ने ही की, ये उसने पुलिस के सामने मान लिया है। उसने पहले नाटक किया कि एक हादसा है और खुद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बाद में जब शीतल का शव मिला तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शीतल बीते शनिवार को एक एल्बम के शूट के लिए पानीपत के पास अगर गांव में आई थी और यहां उसका दोस्त भी पहुंचा। आखिरी बार वो सीसीटीवी फुटेज में इसी शख्स के साथ कार में बैठती दिखाई दी। शीतल की बहन ने एनडीटीवी को बताया कि शीतल ने उसे फोन कर चोट लगने की जानकारी दी थी। जब उसने वीडियो कॉल किया तो सुनील ने फोन छीनकर बंद कर लिया।
शीतल का शव नहर में 80 किलोमीटर दूर बहता फिर चला गया। तो जिस गाड़ी से शीतल चौधरी का शव मिला है, वहां से देखिए हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट। HR 06 AT1144 ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी के अंदर सुनील ने अपनी प्रेमिका शीतल की हत्या की और हत्या करने के बाद कार को पानीपत में नहर में उतार दिया और ये दिखाने की कोशिश की कि ये एक हादसा था और जो शीतल है वो नहर में बह गई है। लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस कार को पुलिस ने सबसे पहले रविवार सुबह बरामद किया और उसके अगले दिन जो शीतल है उसका शव सोनीपत के पास उसी नहर में बरामद हुआ। आप देखें तो कार के अंदर अभी बहुत सारी यहाँ पर आपको कई चीज़ें नज़र आएंगी। 2 ग्लास कार के अंदर रखे हुए हैं जिसमें एक में लाल रंग का जो खून है वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही शीतल की ये चप्पल देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर रखी हुई है। कई सारे चम्मच जो हैं वो इस कार के अंदर आपको नज़र आएंगे। इसके साथ ही पीछे वाली सीट को हम देखें तो पीछे वाली सीट पर जो मोबाइल का कवर है वो भी रखा हुआ है। शायद ये शीतल का मोबाइल होगा जिसका कवर ये यहाँ पर रखा हुआ है। उसका मोबाइल जो है वो पुलिस ने गाड़ी के अंदर से बरामद किया है या नहीं किया है, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। लेकिन इस कार को पुलिस ने शनिवार सुबह जो नहर है पानीपत में वहाँ से बरामद किया और फिर आरोपी से जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो ये कार है जिसको फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस ने यहाँ पर रखा हुआ है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस कार की जांच करेंगे और अंदर जो ब्लड स्पॉट है उसकी जो DNA प्रोफाइलिंग है वो भी की जाएगी। पानीपत से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और पानीपत के SP भूपेंद्र सिंह से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने बात की है। हरियाणवी मॉडल शीतल हत्याकांड को पानीपत पुलिस ने सुलझा लिया है और इस मामले में आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे साथ पानीपत के SP भूपेंद्र सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कब आपको जानकारी मिली थी कि सोनम मिसिंग है और कैसे इस पूरे हत्याकांड को सुलझाया आपने? 15 तारीख को शीतल की बहन नेहा ने हमारे पुलिस स्टेशन में आके शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरी बहन जो किसी काम के लिए सुनील के साथ गई थी वापस नहीं लौटी है और उसकी खोजबीन की जाए। तुरंत पुलिस हरकत में आई थी और पुलिस ने इसमें FIR दर्ज की और उसकी तलाश शुरू कर दी थी। तो मीनवाइल हमें एक सूचना मिली कि नहर में कोई गाड़ी गिर गई है। कोई युवक को हमारी ERV ने पहुंच के उसको वहां से रेस्क्यू करके हमने उसको हॉस्पिटल में भिजवा दिया था। गाड़ी को वहां से निकलवाया था। तो जब युवक से सरसरी तौर पे हमने बात की तो कुछ वो बरगलाने की बात कह रहा था कि मेरे साथ कोई महिला भी थी, उसको भी ढूंढवाइए। तो हमने उसको हॉस्पिटलाइज करा के लड़के को और हमने गाड़ी निकाली। तो गाड़ी जब उसमें से रिकवर की हमने तो गाड़ी खाली थी, गाड़ी के शीशे खुले हुए थे। उसको देखने से लगता था कोई न कोई इसमें प्लांटिंग टाइप का ड्रामा किया हुआ है, क्योंकि उसकी कंडीशन को ज़्यादा बढ़िया सी नहीं बताई। तो हमने उसको एडमिट करवा रखा था। तो जैसे उसका इलाज ठीक हुआ हमने डॉक्टर से संपर्क किया। तब तक हमने परिजनों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि सुनील के साथ गई थी और सुनील के साथ इसकी कोई अनबन हुई थी, उसकी बहन ने बताया था। दोपहर होते होते अगले दिन वो गाड़ी निकाल ली थी तो हमें सूचना मिली सोनीपत पुलिस से कि यहाँ पर हमें एक डेड बॉडी मिली है। तो उसके ऊपर जो टैटू के निशान थे, जो भी बॉडी पर कुछ निशान थे, जो मार्क्स होते हैं, तो परिवार को बताया। तो परिवार ने कहा कि ये लगता है कि शीतल की ही बॉडी है। तो परिवार ने जाके वहाँ उनकी पहचान की। तो उसके ऊपर जो पोस्टमार्टम किया था, जो इंजरीज मार्क्स थे, उन मार्क्स के ऊपर मार्क्स को हमने रिकॉर्ड पे लेके उसमें हमने मर्डर का जो हत्या का जो केस वो सेक्शन ऐड किए। और तब तक सुनील ठीक हुआ तो सुनील को हमने यहाँ से डिस्चार्ज करवा के और पूछताछ की डिटेल में तो उसने मर्डर कबूल किया कि मैंने उसकी हत्या करके नहर में फेंक दी थी। तो पानीपत की जिस नहर से आरोपी सुनील की गाड़ी बरामद हुई, वहीं से 80 किलोमीटर दूर उसी नहर से शीतल का शव भी मिला। देखिए मुकेश सिंह सेंगर की अगली रिपोर्ट। पानीपत में ये वही नहर है जहां रविवार सुबह तड़के सबसे पहले सुनील की कार को बरामद किया गया। कार इसी नहर में थी और उसकी कार को बरामद किया गया। लेकिन जो शीतल जो उसके साथ कार में बैठी थी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद सोमवार सुबह तड़के यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर सोनीपत के पास खरखौदा में इसी नहर से जो शीतल है
उसके शव को बरामद किया गया। जब उसके शव को देखा गया तो उस पर चोट के बहुत सारे निशान थे और किसी ने चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी थी। इसी बीच शीतल का प्रेमी जो सुनील है वो पानीपत के एक अस्पताल में भर्ती मिला और उसने कहा कि उसकी कार दुर्घटना से नहर में चली गई थी। उसने कहा कि जो शीतल है वो पानी में डूब गई थी, यानी कि उसने एक हत्या को एक हादसा बनाने की कोशिश की। लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया कि उसने शीतल की हत्या कर दी है। कार के अंदर उसको चाकुओं से गोदा और उसके बाद उसको इसी नहर में फेंक दिया और उसका शव यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर बहते हुए आगे गया और सोनीपत के पास खरखौदा में मिला। पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। सुनील और शीतल एक दूसरे को करीब 6 साल से जानते थे, दोनों के रिश्ते थे, दोनों शादीशुदा हैं। लेकिन फिलहाल शनिवार को दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद सुनील ने शीतल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और उसके शव को यहाँ फेंक दिया, जो बहकर आगे बरामद हुआ। पानीपत से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई, जहां पर आज तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। आज सुबह से ही बादल छाए हुए थे और दोपहर तक कई इलाकों में तेज बारिश होने लगी, तेज हवा चलने लगी। कई जगह भारी बारिश की वजह से जलभराव की तस्वीर भी देखने को मिली। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रह सकता है। और हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर मिश्रा ने मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट से बात की। उन्होंने आने वाले दिनों के मौसम के बारे में क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। पिछले करीब 2 हफ्ते तक तेज गर्मी के बाद आखिरकार आज पूरे दिल्ली एनसीआर इलाके में बारिश हुई है। इसकी वजह से जो तापमान है उसमें बहुत तेजी से गिरावट आई है और आम लोग जो है वो राहत महसूस कर रहे हैं। ये एक तरीके का प्री मॉनसून शावर कहा जा सकता है। इसका पूर्वानुमान भारत मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था और पूर्वानुमान में ये कहा गया था कि जो उत्तर पश्चिम भारत के राज्य हैं, विशेषकर दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, वहाँ पर बारिश का अनुमान है और वो पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। मैं इस वक्त भारत मौसम विभाग में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में काफ़ी ज़्यादा बादल पूरे देश में दिख रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में जो आज बारिश हुई है वैसी बारिश देश के अधिकतर हिस्सों में हो रही है। आज करीब 14 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में बहुत घने बादल हैं, यहाँ के लिए रेड अलर्ट आज जारी किया गया था। मेरे साथ भारत मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, इस समय मानसून काफ़ी एक्टिव फेज में है। उसका कारण क्या है कि इस समय 2 लो प्रेशर बने हुए हैं। एक जो आप गुजरात के ऊपर क्लाउड्स देख रहे हैं उसके एसोसिएशन में है, दूसरा वेस्ट बंगाल और उसके एडजॉइनिंग एरिया में। तो उसके प्रभाव से क्या है कि जो सारी हवाएं बे ऑफ बंगाल से स्ट्रॉन्ग हवाएं नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक भी आ रही हैं। जहाँ भी देखिए आप अरबियन सी से भी क्लाउड्स आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों के कारण, उसके अलावा वेस्ट कोस्ट में भी हवाओं की गति थोड़ी तेज़ है। तो पूरा इंडिया में ही काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, जिसके लिए हमें काफ़ी हिस्सों में रेड अलर्ट दिया हुआ है। उसके कारण मानसून काफ़ी हिस्सों में आज आगे एडवांस हुआ है। जैसे गुजरात में हमने आज एडवांस किया है, उसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से कवर किए हैं, छत्तीसगढ़ के काफ़ी हिस्से आगे कवर किए हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल हमने पूरा आज कवर कर दिया है, जो कंटिन्यूस रेन हो रही है। झारखंड और बिहार के हिस्से कवर किए हैं। जी, तो ये वही है। तो इसके लिए यही लो प्रेशर के कारण आज हमने एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और दूसरा जो लो प्रेशर के लिए वेस्ट बंगाल आज और कल के लिए, नीचे तेज़ हवाओं के कारण केरला, कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगले कुछ दिन में दिल्ली में मानसून पहुंच सकता है? देखिए, अभी तो कोई स्टेटमेंट दे नहीं सकते। हम तो जो प्रेस रिलीज में दिया वही है कि हाँ, नॉर्थ वेस्ट के काफ़ी हिस्से आगे कवर हो जाएंगे कुछ दिनों में, अगले कुछ दिनों में। हाँ जी, तो हाँ हम जी। ये मान सकते हैं कि नॉर्मली एक ऑनसेट की तारीख 29 तारीख होती है दिल्ली में, लेकिन इस बार मानसून पहले आया, लेकिन बहुत अनियमितताएं भी रही हैं। 29 तारीख से लेके 2 हफ्ते तक रुक भी गया था। जी 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 हाँ जी, अभी एक्टिव फेज में ही रहेगा। अब हम अनुमान यही लगा रहे हैं आने वाले 5-7 दिन एक्टिव ही रहेगा पूरा। जैसे हमने उत्तराखंड के लिए भी आने वाले 7 दिनों के लिए हैवी रेनफॉल दे रखा है। हिमाचल के लिए भी 2-3 दिन के बाद हैवी रेनफॉल है। उत्तर प्रदेश में भी हैवी रेनफॉल का हम अनुमान लगा रहे हैं। आज की जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भी हो रहा है, जो उसका रोल है, उसके लिए भी हमने इस राज्यों में हैवी रेनफॉल का वार्निंग दे रखा है।
आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाना, डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया ने उत्तराखंड के आदिवासी स्कूलों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और डिजिटल शिक्षा को जीवंत बनाने के लिए आदिवासी कल्याण निदेशालय के साथ साझेदारी की है। देखें कि कैसे ये युवा दिमाग नए अवसरों के साथ सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में एक सशक्त साझेदारी संवार रही है जनजातीय छात्रों का भविष्य। डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया ने डायरेक्टोरेट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर के साथ मिलकर 6 ट्राइबल स्कूलों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और डिजिटल शिक्षा की नई रोशनी पहुंचाई है। ये पहल सिर्फ स्वच्छ हाथों की नहीं है, बल्कि ये एक स्वच्छ और हरित भविष्य गढ़ने का संकल्प है। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन लाइफ के अंतर्गत ये जनजातीय आवासीय विद्यालयों को स्वच्छता और जलवायु अनुकूलता के आदर्श मॉडल में बदलने की दिशा में एक ठोस कदम है। ये जो ट्राइबल बच्चे हैं, इन्होंने शायद ज़्यादा क्लाइमेट की इश्यूज देखे हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो मुझे लगता है जैसे सबका अधिकार है सब बच्चों का, उसी तरह से जितने जो ट्राइबल जो किड्स हैं, इनका भी उतना ही अधिकार है सब कुछ जानने का। सबसे पहले जो है हम स्कूल को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि वहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स रहें, AR VR कंपैटिबल स्क्रीन्स हों, प्रोसेसेस हों, ताकि हम जो पढ़ाना चाहते हैं वो साइंस एज ए स्टेम एजुकेशन के माध्यम से वहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं। ये अभी स्टार्टिंग के ही कुछ कदम हैं और इसके रिजल्ट्स में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसके रिजल्ट्स हम आपसे 100% शेयर करेंगे, स्पेशली नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर और प्रैक्टिस। जिन स्कूल्स के अंदर हमने अपना ये प्रोग्राम को चालू किया ट्राइबल स्कूल्स में। डिजिटल कक्षाओं से लेकर स्वास्थ्य जागरूकता तक 1100 से अधिक छात्र अब संसाधनों, जागरूकता और नए अवसरों से जुड़ रहे हैं। किसी भी समाज में अगर हमें कोई मैसेज पहुंचाना है या कोई अपनी बात पहुंचानी है, तो हमारे बच्चे, छात्र छात्राएं, यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं, स्कूल के छात्र छात्राएं बहुत सही माध्यम किसी मैसेज को पहुंचाने के होते हैं। डिटॉल ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे कुछ विद्यालयों को CSR के तहत लिया है और ख़ास तौर पर उसको पर्यावरण की दृष्टि से वो एक तो छात्र एवं छात्राओं को पर्यावरण के प्रति सजग करेंगे और प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाएंगे, जो अन्य संस्थानों के लिए भी एक रोल मॉडल होगा। एक नई पीढ़ी उभर कर सामने आ रही है जो स्वस्थ, जागरूक और बेहतर भविष्य के लिए तैयार है। हम न सिर्फ बदलाव को सिखा रहे हैं, बल्कि हम उसे जी भी रहे हैं।